देखो अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट कनेक्शन है हमारा कॉमन कलेक्टर। देखो कॉमन कलेक्टर जो कनेक्शन है इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, काफ़ी कम यूज़ करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो ये जो इनपुट सिग्नल होता है हमारा उसको काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है, तो इस वजह से इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते कॉमन कलेक्टर का। ठीक है, कॉमन कलेक्टर में हमारे पास वही होगा, कलेक्टर हमारा कॉमन होगा। ये कलेक्टर है, ये एमीटर है NPN, ये बेस होगा। ठीक है, एमीटर और एमीटर को हम नेगेटिव से पॉजिटिव से जोड़ देंगे, रिवर्स बायस में होगा। ये हमारा इनपुट सर्किट होगा, ये हमारा P है पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये ग्राउंड हो जाएगा यहाँ से। VBC इनपुट सर्किट वोल्टेज, VEC आउटपुट सर्किट वोल्टेज। ये जो करंट होगा IB करंट होगा, ये जो करंट होगा हमारे पास IC करंट होगा, और ये जो करंट होगा ये IE करंट होगा, IE करंट होगा। ठीक है, IE करंट होगा ये हमारे पास। एक सेकंड से ही जोड़ा है ना कनेक्शन। ये फॉरवर्ड वाइस में, ये NPN पॉजिटिव नेगेटिव, रिवर्स बायस में। ठीक है, ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया, और ये आ जाएगा IC आएगा हमारा नीचे की तरफ, IC आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, इधर वोल्टेज नेगेटिव है तो IC नीचे की तरफ आएगा। तो I इधर से फ्लो हो रहा है तो IB और IC में दोनों में ऐड हो रहा है। ये इक्वेशन तो वैलिड रहेगी। और ये इक्वेशन भी हमारे पास एक है, IC इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO। अब यहाँ पे एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा हमारे पास गामा। गामा क्या होगा हमारे पास? डेल्टा IC या डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB। ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा इनपुट आउटपुट करंट टू इनपुट करंट एट कॉन्स्टेंट IC, ये हमारे पास गामा होगा। तो I हमें पता है IB प्लस IC। ठीक है, डेल्टा लगा देंगे चेंज, और हमें डेल्टा IB से डिवाइड कर दो इसको, कंप्लीट इक्वेशन को। बीटा की टर्म में आ जाएगा ये, आई थिंक मेरे हिसाब से बीटा की टर्म में निकल के आ जाएगा। डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB को हम कर देंगे गामा 1 प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। जब हमने कॉमन एमीटर के केस में डिस्कस किया था तो ये हमारे पास बीटा था। ठीक है, गामा आ जाएगा 1 प्लस बीटा। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं भाई जो बीटा है वो है हमारे पास अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो गामा आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये गामा आ जाएगा हमारे पास। तो एक रिलेशन और है हमारे पास, IC इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है अल्फ़ा IE प्लस ICBO। IE क्या है हमारे पास? IE हमारे पास IB प्लस IC। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना IE, जो हमारा आउटपुट करंट है वो है IE हमें कैलकुलेट करना है। तो IE कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा IC माइनस ICBO इक्वल टू अल्फ़ा IE। ठीक है, और IC को हम पुट कर देंगे, IE माइनस IB माइनस ICBO इक्वल टू अल्फ़ा IE। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, अगर IE क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा IE, सॉरी इसको लिख दो IB प्लस ICBO IE 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये IB प्लस ICBO है, तो ये आ जाएगा IE इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ICBO। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 IB
बीटा प्लस 1 ICPO। ठीक है, ये हमारे पास करंट होगा, आउटपुट करंट होगा। ठीक है, यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है कोई। ठीक है, ये पूछा भी नहीं जाता, बस ये रिलेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन बेस और जो तुम्हारा कॉमन एमीटर है वही पूछा जाएगा इन जनरल एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाता। फिर भी तुम्हें कई बार पूछ ले तो ये इसमें रिलेशन होंगे, ये याद रखना, गामा याद रखना क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इसका, आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होता है, तो इसलिए ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और ना इसको पढ़ते हैं, ना ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको। सिर्फ दो ही जो इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो है कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने डिस्कस किया था तीनों कनेक्शन के बारे में, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमीटर कनेक्शन और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। इनमें से जो कॉमन एमीटर कनेक्शन है हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी हमारे पास जो भी ट्रांजिस्टर सर्किट हम बनाते हैं उनमें 90 से 95% कॉमन एमीटर कनेक्शन है वो यूज़ होता है। और एम्पलीफायर में भी ट्रांजिस्टर का जब यूज़ एम्पलीफायर में करते हैं तब भी हम कॉमन जो एमीटर कनेक्शन है उसका ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसका? देखो दो मेन रीज़न है हमारे पास, टू मेन रीज़न इसका यूज़ करने के लिए। हमें दो मेन रीज़न है हमारे पास। फर्स्ट रीज़न क्या है, इसमें जो करंट गेन होगा, हाई करंट गेन, पहला पॉइंट है हाई करंट गेन, जो आउटपुट करंट होगा और जो इनपुट करंट है, ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि इसमें इनपुट करंट IB होगा और आउटपुट करंट IC होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है IC/IB वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बीटा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो हाई करंट गेन होगा यहाँ पे। तो इस वजह से भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसका जो सेकेंड रीज़न है होगा हाई वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, हाई वोल्टेज एंड पावर गेन। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, वो इनपुट रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, सॉरी, इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लार्ज होने की वजह से जो वोल्टेज होगी हमारी V=IR, आर ज़्यादा होने की वजह से जो वोल्टेज है वो वोल्टेज गेन भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और वोल्टेज गेन और करंट गेन काफ़ी ज़्यादा हाई होने से हमारे पास जो पावर गेन है P=IV, इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो ये दो रीज़न हैं ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन एमीटर कनेक्शन यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर, हम क्या अरेंजमेंट होगा, क्या डायग्राम होगा, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह हम कैसे यूज़ करें। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का मतलब है जो इनपुट सिग्नल को बढ़ा दे थोड़ा, ठीक है, इनपुट सिग्नल की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसको इंक्रीज कर दे। तो बेसिकली हम यूज़ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ही करेंगे, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब है कोई भी हम सिग्नल इस पर डाल रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के ऊपर, वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो हम बेसिकली यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉमन एमीटर कनेक्शन। ये हमारा एमीटर होगा, NPN ट्रांजिस्टर, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा कलेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी जो वोल्टेज होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी, इसको रिवर्स बायस में करेंगे, ये N है, ये P है, ये N है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये होगी हमारी VCE मान सकते हो, या VCC भी लिख देते हैं कई बार इसको, या VCE लिख देते हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगी हमारे पास VBE। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी। ठीक है, या VBB भी लिख देते हैं कई बार। और यहीं पे हम सिग्नल अप्लाई करेंगे, हमारा इसी पॉइंट पे हम जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, हमारा इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई होगा और हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम यहाँ से लेंगे। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस होगा हमारे पास RL, यहाँ से हम अपनी आउटपुट वोल्टेज लेंगे, जो भी आउटपुट सिग्नल होगा हमारा वो यहाँ से हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो करंट होगा वो IB करंट होगा, और यहाँ पे जो करंट होगा हमारा वो IE करंट होगा, और यहाँ पे जो हमारा करंट होगा वो IC करंट होगा। आउटपुट में जो करंट होगा वो IC करंट होगा, और जो आउटपुट का करंट होगा वही डिसाइड करेगा V आउटपुट वोल्टेज क्या है, IC/RL। ठीक है, वही डिसाइड करेगा हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे, अब देखो ये जो वोल्टेज है VBE और VCE,
ये इसको एक्टिव रीजन में रखेंगे, ऑन स्टेट में रखेंगे, ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखेंगे। एक्टिव रीजन में रखने का मतलब है VBE इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा और VCE या VCC या इसको कई बार VBB भी कह देते हैं, VBB इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा और VCC इसको रिवर्स बायस में रखेगा। और ये रखना जरूरी है, अदरवाइज ट्रांजिस्टर हमारा वो काम नहीं करेगा। एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में होना जरूरी है। हम एम्पलीफायर की तरह काम में ले रहे हैं। स्विचिंग के लिए हम कह सकते हैं दोनों रिवर्स बायस दोनों फॉरवर्ड बायस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो एक फॉरवर्ड में होगा एक रिवर्स में होगा। जो इनपुट सर्किट है वो फॉरवर्ड में होगा। अब जब इनपुट सर्किट फॉरवर्ड में हमारे पास यहाँ से एक इनपुट सिग्नल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से एक इनपुट सिग्नल हम यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं। अब इनपुट सिग्नल इंसिडेंट कर रहे हैं तो हमारा जो करंट है, एमीटर करंट, हमारा जो IB करंट है यहाँ पे, यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, यदि मान लो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया उस टाइम पे हमारा जो बेस करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, बेस करंट की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारा V इनपुट है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, क्योंकि ये इस वोल्टेज का साथ देगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, इसका मतलब बेस करंट की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। बेस करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगी, हमारी जो IC की वैल्यू है, जो आउटपुट करंट है IC, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। IC की वैल्यू बढ़ने से हमारा जो IC की वैल्यू ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। IC की वैल्यू देखो, जब इनपुट सिग्नल नहीं था हमारे पास तो भी हमारे पास एक IC करंट था, जो फिक्स करंट था। फिक्स IB के लिए हमारे पास एक IC करंट था। जब इनपुट सिग्नल नहीं था, इफ़ देयर इज़ नो इनपुट सिग्नल, V इनपुट की वैल्यू यदि 0 थी, तो उस केस में हमारे पास एक IC करंट था, एक DC IC करंट था हमारे पास फिक्स IB के लिए। किसके लिए? फिक्स IB के लिए, फिक्स IB के लिए एक IC करंट था। ठीक है, अब जब हमने इनपुट अप्लाई की, पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव साइकिल की वजह से IB की वैल्यू बढ़ गई। IB की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा IC है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमारा IB की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। IB की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी। IB की वैल्यू डिक्रीज, अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा जब इसकी जो पीक वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज, वो VBB से कम होनी चाहिए, अदरवाइज ये इसको रिवर्स बायस में कर देगा। ठीक है, आइए बात समझ में आ रही है। VBB की वैल्यू है वो V इनपुट की जो पीक वैल्यू है नेगेटिव में, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो पीक वैल्यू है नेगेटिव में, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये VBB से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसको हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है। ठीक है, अदरवाइज वो उसको रिवर्स बायस में कर देगा, ट्रांजिस्टर है वो रीसेट हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा हमारा। ठीक है, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा वो उससे कम होगी VBB से, तो हमारा जो सिग्नल है बेस वोल्टेज कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज है इनपुट सिग्नल पे वो कम हो जाएगी, तो बेस करंट कम हो जाएगा, तो हमारा IC भी कम हो जाएगा, तो हमें आउटपुट में इस टाइप से मिलेगा। अब ये जो करंट होगा ये इनपुट सिग्नल से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, इनपुट से काफ़ी ज़्यादा, ये एक तो IC वैसे ही ज़्यादा है, ठीक है, और ये इसको एम्पलीफाई भी कर देगा। ठीक है, एम्पलीफाई करने का यही तो मतलब है, वो IC तो पहले ही था उसमें, जो DC करंट IC तो पहले ही था, और एक इसकी वजह से जो इनपुट सर्किट की वजह से और ऐड हुआ IC, नीचे वाले में माइनस होगा। ठीक है, इसको स्मॉल IC को हम AC करंट के लिए स्मॉल IC यूज़ करते हैं, DC करंट के लिए हम कैपिटल IC यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिग्नल करंट और ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐड हो रहा है, तो ये हम एम्पलीफाइड हमें सिग्नल मिलेगा। इस टाइप से एम्पलीफाइड सिग्नल हमें मिलेगा। और यदि हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं, आउटपुट वोल्टेज, तो वो होगी हमारे पास जो टोटल इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी IC इंटू RL, हमारे पास टोटल IC करंट होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो टोटल करंट होगा हमारा, टोटल करंट यदि हम बात करें तो आउटपुट में टोटल करंट हमारे पास होगा कैपिटल IC प्लस स्मॉल IC। ठीक है, कैपिटल IC प्लस स्मॉल IC। अब इसकी वैल्यू कैपिटल IC तो फिक्स है हमारे पास, स्मॉल IC है वो कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो सिग्नल है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, लेकिन IC के अबाउट होंगे, IC के अबाउट। IC से कभी ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, IC से कम हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, लेकिन इसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड है वो इनपुट सिग्नल से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, इनपुट सिग्नल से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर लोड लाइन की। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर ही जब यूज़ करते हैं तो वहीं हमें एक ट्रांजिस्टर लोड लाइन की ज़रूरत पड़ती है।
अब ट्रांजिस्टर लोड लाइन है क्या? देखो ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर के रूप में हम यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, तो हमें ट्रांजिस्टर लोड लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लोड लाइन है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर का सर्किट है, कॉमन एमीटर, ये हमारे पास एमीटर होगा, ये बेस होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं RB, जिसे बेस रेजिस्टेंस कह देते हैं, और यहाँ पे एक वोल्टेज होती है VBB, इनपुट वोल्टेज होती है जिसको VBB कह देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक RC रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा। इन जनरल जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे रेजिस्टेंस हम लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक वोल्टेज होती है VCC, ठीक है, VCC जो हम आउटपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा, और ये इसको जो इसको रिवर्स बायस में रखेगा, और ये इसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा VBB। और इन दो पॉइंट के क्रॉस P to N के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है VBE, ये वोल्टेज होती है VBE। P और N मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो P है हमारे पास, ये N है हमारे पास, इन दोनों के अक्रॉस जो जंक्शन वोल्टेज होती है वो होती है VBE, ठीक है। और इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है हमारे पास C और E के बीच में जो वोल्टेज होती है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होती है वो होती है VCE। और बाहर से जो अप्लाई करते हैं हम वो होती है VCC, जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं। यहाँ जो बाहर से अप्लाई करते हैं वो होती है VBB, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस याद रखना, VCC अलग क्यों है, VBB अलग क्यों है, लगता वो सेम ही है, ठीक है, लेकिन वो अलग होती है वोल्टेज। VBE मतलब बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज, VCE कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज, VCC कलेक्टर और एमीटर पे जो अप्लाइड वोल्टेज है, कलेक्टर और एमीटर पे जो अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। और VCC जो इंटरनल वोल्टेज है, ठीक है, उस जंक्शन पे क्या इंटरनल वोल्टेज, कुछ वोल्टेज तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे भी ड्रॉप हो रही है ना, कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस पे भी ड्रॉप हो रही है, तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में क्या वोल्टेज है वो VCE होगी हमारे पास, जो यहाँ ड्रॉप हो रही है। एक्चुअली कुछ वोल्टेज तो रेजिस्टेंस पे भी ड्रॉप हो रही है, VCC का कुछ पार्ट रेजिस्टेंस पे भी ड्रॉप हो रहा है, VBB का कुछ पार्ट रेजिस्टेंस RB पे भी ड्रॉप हो रहा है। तो जो एक्चुअल में जो वोल्टेज है जो पहुँचेगी वहाँ तक वो है हमारे पास VBE और VCE। अदरवाइज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो BBB और VCC, ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखो इनपुट, यहाँ पे सर्किट बनाओ, यहाँ पे KVL लगाओ इनपुट सर्किट में, देखिए क्या आएगा हमारे पास, VBB माइनस IB, जो इनपुट करंट है कैपिटल IB, और RB माइनस VBE इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं IB, हमारा IB करंट निकाल सकते हैं हम, कितना होगा VBB माइनस VBE अपॉन RB। ये हमारा इनपुट करंट होगा जो हम अप्लाई करेंगे, जो बाइसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ताकि इसको फॉरवर्ड बाइस में हम रख सकें। अभी इनपुट सिग्नल हम अप्लाई नहीं कर रहे, इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो अलग कंडीशन होगी। ये IB आ गया हमारे पास। आउटपुट सर्किट में KVL लगाओ, इसमें KVL लगाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0, ये हमारे पास होगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं VCE क्या होगा हमारे पास, VCC माइनस ये जो वोल्टेज है ये पहुँचेगी ट्रांजिस्टर के कॉमन और एमीटर पे, जो उसको रिवर्स बाइस में रखती है, VCE वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे ये जो VCE वोल्टेज है इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास ट्रांजिस्टर की IC और VCE में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। VCE की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, VCE की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, VCE की मैक्सिमम वैल्यू VCC हो सकती है जब IC की वैल्यू 0 हो, जब IC की वैल्यू 0, और VCE की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। जब VCE की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी जब, तो हमारे पास जो IC होगा वो VCC अपॉन RC, मतलब जो कंप्लीट जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस RC पे ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये बेस करंट हमारे पास IB, ये बेस करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब VCE 0 है तो हमारा IC कितना है, VCC बाय RC, ठीक है। और जब हमारा VCE IC जब 0 है तो हमारा VCE कितना है, VCC। ये दो पॉइंट को जो लाइन मिलाएगी इसे हम कहेंगे लोड लाइन, इसे हम कहते हैं लोड लाइन,
ठीक है, ये जो लाइन मिलती है दोनों पॉइंट को मिलाती है, और जहाँ पे ये कट करेगी इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट कह देते हैं या ऑपरेटिंग पॉइंट कह देते हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास एक वी की वैल्यू मिलेगी और एक हमें करंट की वैल्यू मिलेगी आई की, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ आई बी की एक फिक्स वैल्यू के लिए। ये हमारा है जब कोई भी सिग्नल नहीं है, देयर इज़ नो सिग्नल इन सर्किट, कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है सर्किट में, तो हमारे पास जो ये पॉइंट होगा ये क्यूसेंट पॉइंट होगा या क्यू पॉइंट होगा, इसको ऑपरेटिंग पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने में हेल्प करता है हमें। ठीक है, ट्रांजिस्टर है इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है इस वक्त, जब कोई भी सिग्नल इस पे अप्लाई नहीं है, तो इस वक्त ट्रांजिस्टर, यदि आई पे भी डिपेंड करता है वो ऑपरेटिंग पॉइंट, आई की वैल्यू चेंज करोगे ऑब्वियसली जो क्यू पॉइंट है वो चेंज होगा हमारा, आई की वैल्यू इधर से चेंज करोगे, आई की वैल्यू कम करोगे, क्यू पॉइंट चेंज होगा हमारा। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हो, ये आई की वैल्यू कम करते जाओगे, क्यू पॉइंट इधर मूव करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यू पॉइंट होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। अब ये सिग्नल अप्लाई करने से ये क्यू पॉइंट की जो वैल्यू है ये चेंज होती है, क्यू पॉइंट ऑसिलेट करता है। अभी ये रेस्ट पोजीशन में, क्यू पॉइंट रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि आई बी की वैल्यू फिक्स है तो क्यू पॉइंट रेस्ट पोजीशन में, वी सी और वी सी ई और आई सी की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, इसे हम क्यू पॉइंट कहते हैं। अब जैसे ही हम सिग्नल अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम सिग्नल अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू याद रखना, वी सी जीरो पर आई सी होगा वी सी सी बाय आर सी, और देखो यहाँ पे जो कंप्लीट हम जो अप्लाई करेंगे वोल्टेज वो इसके क्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगी। यदि वी सी जीरो, वी सी ये वाली वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज वी सी है, ये वाली वोल्टेज, जब वी सी हमारा जीरो है तो हमारा जो वी सी सी कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो आर सी के क्रॉस ही ड्रॉप हो रही है। तो आई सी होगा यहाँ पे जो कलेक्टर करंट होगा वो हम कह सकते हैं वी सी सी अपॉन आर सी होगा। ठीक है, मैक्सिमम आई सी होगा, मैक्सिमम करंट होगा, हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम करंट होगा, आई सी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब आई सी जीरो है तो हमारा जो वी सी है वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा वो वी सी सी, कंप्लीट जो वोल्टेज है वो किसके क्रॉस ड्रॉप हो रही है, वो ड्रॉप हो रही है हमारा जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है उसके क्रॉस ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अब यदि हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करें, यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करें, इनपुट सिग्नल अप्लाई करने से क्या होगा, हमारा जो बेस करंट है जो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा जो बेस करंट है आई बी वो कुछ बढ़ जाएगा, बेस करंट हमारा कुछ बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐड हो जाएगा कुछ बेस करंट, ऐड होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो आई सी है वो भी कुछ बढ़ जाएगा, आई सी बढ़ जाएगा, आई बी बढ़ जाएगा, तो हमारा जो ये क्यू पॉइंट है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आई बी बढ़ गया, आई बी बढ़ने से ये जो अब आई बी वो क्रॉस करेगा, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो ये क्यू पॉइंट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, कितना ऊपर शिफ्ट होगा वो आई बी डिसाइड, सिग्नल डिसाइड करेगा, लेकिन एक पॉइंट से ज़्यादा ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो ये पीक वोल्टेज है ये हमेशा वी बी ई से कम रखनी है। पीक वोल्टेज है, ये जो पीक वोल्टेज इसको वी एम कह दो, ये जो पीक वोल्टेज है इसको वी बी ई से हमेशा कम रखनी है। क्यों कम रखनी है, ताकि जो ट्रांजिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहे, तो इससे हमेशा कम होनी चाहिए ये वोल्टेज। ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारा जो आई बी करंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और तो आई सी करंट भी हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लोड पॉइंट है ये को ऑपरेटिंग पॉइंट वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ऑसिलेट करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट विल ऑसिलेट, और इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी होगी वो एसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो भी ऑसिलेट करेगा, आउटपुट सिग्नल भी ऑसिलेट करेगा, हमारा आउटपुट सिग्नल ऑसिलेट करेगा विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी हमारा आउटपुट सिग्नल है वो भी ऑसिलेट करेगा। जो हमें आईसी करंट मिलेगा इस टाइप से मिलेगा, जो टोटल आईसी करंट हमें मिलेगा, एक तो आईसी की वैल्यू फिक्स है, एक तो उस आईसी के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ये देखो आईसी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, आईसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आईसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ये सब बेस करंट पे इनपुट सिग्नल पे हमारा डिसाइड होगा। ठीक, अब यदि हम इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज लें, जब हमने सिग्नल अप्लाई किया यहाँ पे, देखो इसमें डायग्राम दोबारा बना देता हूँ मैं, जब हमने सिग्नल अप्लाई कर दिया, अब ये हमारा ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे हमने
एक सिग्नल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर बी, और ये आर बी लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे इसको तो एक आर बी लगाएंगे, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कई बार काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, उस केस में ट्रांजिस्टर है वो सड़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम आर बी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बाइसिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास एमीटर, ये हमारे पास है वी बी बी आर सी वी सी सी, आउटपुट सिग्नल लेंगे यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से आउटपुट सिग्नल लेंगे हम, ठीक। आउटपुट सिग्नल यहाँ से ले सकते हैं हम, इन दो पॉइंट से, इन दो पॉइंट से आर सी के क्रॉस हम आउटपुट सिग्नल ले सकते हैं, ठीक है। आर सी के क्रॉस भी ले सकते हो और इन दो पॉइंट के, इस फर्स्ट पॉइंट और 2 पॉइंट, इसके क्रॉस भी ले सकते हो, दोनों आउटपुट सिग्नल सेम आएंगे हमारे पास, कोई डिफरेंस नहीं होगा आउटपुट सिग्नल में, ठीक है। कोई भी आउटपुट सिग्नल तुम ले सकते हो, बस वो आर सी के क्रॉस क्यों लेंगे और 1 2 के क्रॉस क्यों लेंगे वो डिपेंड करता है। यदि हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, हमें उसके आगे कभी इस आउटपुट को यूज़ नहीं करना आगे, तो हम डायरेक्ट आर सी के क्रॉस आउटपुट ले लेंगे। यदि हमें मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर यूज़ करना है, मल्टी स्टेज यूज़ करना है, मतलब इस आउटपुट का हमें आगे भी यूज़ करना है, तो हम 1 2 के क्रॉस लेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे हम 1 2 के क्रॉस, ये हम देखेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम एक आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें किरचॉफ वोल्टेज लॉ वी सी सी माइनस, अब यहाँ पे जो करंट होगा हमारे पास वो आई सी प्लस कैपिटल आई सी होगा, आई सी प्लस जो टोटल करंट होगा आई सी प्लस कैपिटल आई सी आर सी, ठीक है, और माइनस वी सी ई इक्वल टू 0। वी सी ये वोल्टेज है, 1 और 2 पॉइंट के बीच की जो वोल्टेज है वो वी सी ई वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से वी सी ई आ जाएगा हमारे पास वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई सी आर सी, ये तो था ही पहले से हमारे पास, ठीक है। वी सी ई जो वोल्टेज है, ठीक है, ये देखो इसके क्रॉस 1 और 2 के क्रॉस या इसके क्रॉस देखो आर सी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, आर सी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी हमारे पास वो दोनों होगी, आई सी आर सी भी होगी और माइनस स्मॉल आई सी आर सी भी होगी, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हमें मिलेगी, ठीक है। जो कोई रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है करंट आई सी प्लस आई सी है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी हमारे पास आई सी प्लस आई सी आर सी, और आई सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, आई सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमें बेस करंट की वैल्यू पता है, तो ये हमें फिक्स है। ये जब 0 सिग्नल वोल्टेज थी तब हमें इसकी वैल्यू पता लग गई थी, उसके अबाउट जो हमारा सिग्नल है वो ऑसिलेट करेगा, तो ये हमारा आउटपुट होगा, ये वोल्टेज होगी। यदि वोल्टेज हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम वोल्टेज भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हो ये जो वोल्टेज होगी, और यहाँ से भी तुम ड्रॉ कर सकते हो इसको, जो वी सी ई है हमारे पास 1 और 2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज तो फिक्स थी हमारे पास वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ये वैल्यू तो फिक्स थी पहले से, ठीक है। ये हमारे पास ऐड और कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास कम ज़्यादा हो रही है माइनस आई सी आर सी। यहाँ से यदि तुम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे हम मान लो वी सी सी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा आर सी रजिस्टेंस है और यहाँ पे कलेक्टर है और ये एमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इनपुट है, यहाँ पे आईसी करंट फ्लो हो रहा है, आईसी प्लस आईसी, ठीक है, आईसी प्लस स्मॉल आईसी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ले रहे हो, ठीक है, यदि वो सिर्फ इनपुट सिग्नल वाली ये वैल्यू तुम्हें पता है, इतनी टर्म पहले से पता है, वी सी इक्वल टू जब कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं था हमारे पास आई सी आर सी, ये हमारे पास वोल्टेज थी 0 सिग्नल वोल्टेज, 0 सिग्नल वोल्टेज, 0 सिग्नल वोल्टेज थी इसके क्रॉस, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, इसके क्रॉस जो वोल्टेज थी वी सी ई 0 सिग्नल वोल्टेज ये थी हमारे पास वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ठीक है। अब यदि हमने एक सिग्नल अप्लाई कर दिया यहाँ पे इनपुट सिग्नल, तो हमारे पास ये जो वी सी अब क्या होगी हमारे पास, ये इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी माइनस आई सी आर सी, तो हमारा आउटपुट सिग्नल तो बेसिकली यही है ना माइनस आई सी आर सी,
एक्चुअल में हम देखें तो होगा ऐड, वो इसके साथ ऐड होके आएगा तभी वो एम्पलीफाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो सिग्नल है हमारा वो ये है। ठीक है, तुम ये कह सकते हो मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, इस मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो माइनस ICRC है ये हमारा आउटपुट सिग्नल होगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आने का मतलब है यहाँ पे जो फेज है वो 180 से रिवर्स हो जाएगा, फेज रिवर्स बाय 180। यदि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमें बाहर नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, नेगेटिव आएगा तो हमें बाहर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। जो फेज है वो यहाँ पे रिवर्स होगा आउटपुट सिग्नल का। ठीक है, 180 का फेज चेंज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और RC की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लार्ज है तो एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। RC लार्ज है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस है आउटपुट सर्किट में, तो हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो काफ़ी लार्ज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें जब हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगाने से क्या फ़ायदा होगा हमारा, कैपेसिटर क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है और AC को जाने देता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है, जो भी यहाँ पे DC वोल्टेज होगी उसको वो ब्लॉक कर देगा, सिर्फ AC को जाने देगा। ठीक है, हमारा जो IC करंट AC करंट होगा उसको जाने देगा, तो यहाँ से हमें ICRC हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, ICRC हमें, क्योंकि ये DC को ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे जो VCC वोल्टेज है ये DC वोल्टेज है, और क्योंकि वेरी नहीं कर रही टाइम के साथ, क्योंकि हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है कैपेसिटर फॉर DC के लिए, AC को ये पास करने देता है आराम से। ठीक है, तो जो सिग्नल है हमारे पास वेरिंग सिग्नल है वो पास हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इसे कपलिंग कैपेसिटर भी कह देते हैं। कपलिंग कैपेसिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में यूज़ कर सकते हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर मतलब आगे एक और ट्रांजिस्टर लगा देंगे, उसमें सिग्नल को यूज़ कर लेंगे हम, क्योंकि ये प्योर अब AC है, क्योंकि कैपेसिटर लगा दिया हमने, फिल्टर हो गया, DC को रोक दिया इसने। जो भी हमारा ट्रांजिस्टर की बाइसिंग वोल्टेज थी, जो भी ट्रांजिस्टर का बाइसिंग सर्किट था, जो भी बाइसिंग वोल्टेज थी, वो जो मिक्सचर था कंप्लीट सिग्नल के अंदर, उसको इसने ब्लॉक कर दिया, बाइसिंग वोल्टेज को इसने ब्लॉक कर दिया, और सिर्फ हमारे पास जो वेरिंग सिग्नल है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसको सिर्फ पास करने देगा, और इसका आगे हम यूज़ करके एक और ट्रांजिस्टर लगा देंगे, फिर एम्पलीफाई करेंगे, फिर जो फेज चेंज होगा वो दोबारा 180 से 360 हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम फेज को सेम कर सकते हैं वापस 180 से 360। ठीक है, इसलिए इस कैपेसिटर का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसे कपलिंग कैपेसिटर भी हम कई बार कह देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम, बाकी हम जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की, अलग अलग बाइसिंग पढ़ेंगे, तब हम आउटपुट वोल्टेज को काफ़ी क्वेश्चंस में कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, वहाँ अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।